नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का बहुत रोचक ढंग से अध्ययन किए थे। अब हम लोग आज एक शानदार टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बहुत बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 के मध्य इसका वर्णन आता है। दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का स्रोत लिया गया है और इसका जो लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। दोस्तों, जब संविधान लागू हो रहा था उस समय हमें कुल 14 नीति निर्देशक तत्व प्राप्त थे। अनेक संशोधनों के बाद 3 नए निर्देशक तत्व जोड़ दिए गए और वर्तमान में 17 निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान में मिलता है। दोस्तों, इसके स्वरूप की बात करें तो न्यायालय में यह मूल अधिकार की तरह प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात यह अप्रवर्तनीय है। वर्तमान समय में कुल 3 ऐसे निर्देशक तत्व हैं जिसका पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जैसे अनुच्छेद 44, 47 और 50। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, अनिवार्यता पर नहीं। इस बात को लेकर कुछ विचारकों ने मजाक भी उड़ाया। जैसे एक विद्वान थे टी कृष्णामाचारी, इन्होंने कहा कि जो निर्देशक तत्व है वह सच्ची भावनाओं का कूड़ादान है। निर्देशक तत्व सच्ची भावनाओं का कूड़ादान है। इस कथन को कहा था टी कृष्णामाचारी ने। दोस्तों, उनका यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह राज्य के लिए एक आदर्श हैं, वह एक मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। कोई भी राज्य इस लोक कल्याणकारी कार्यक्रम की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि जनतंत्र की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर कोई सरकारें इन लोक कल्याणकारी कार्य की अवहेलना करेगी तो जो जनता की सरकार है, जो जनता है, वो सत्ता से बेदखल कर सकती है। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व के उल्लेख की बात करें तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, ठीक वैसे ही जैसे भाग 3 में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी की प्रकृति और स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो निर्देशक तत्व होगा वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, अर्थात अप्रवर्तनीय होगा। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। वह कहता है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा, राज्य ऐसे लोक कल्याणकारी कदम उठाएगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। दोस्तों, अनुच्छेद 39 में संसाधनों के उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 आर्थिक क्रांति का दस्तावेज भी माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, याद रखना है आपको, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 39 में है। दोस्तों, कई बार यह भी सवाल पूछा गया है कि समान अवसर के आधार पर न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है? तो 39A में संविधान संशोधन के द्वारा समान अवसर के आधार पर न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है कि
पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में है या संविधान के किस भाग में है? तो इसका सीधा सा आंसर है अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की बात की गई है। कहा गया है कि राज्य पंचायतों की व्यवस्था करेगा, राज्य पंचायतों को अधिकार देगा जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सहायता मिल सके। दोस्तों, एक सवाल और भी पूछा जाता है कि गांधी जी का दर्शन, गांधी जी का विचार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है या नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 40 में गांधी जी का विचार मिलता है। गांधी जी राम राज्य की परिकल्पना करते थे, गांधी जी ग्राम स्वराज की परिकल्पना करते थे, ग्राम स्वराज की परिकल्पना करते थे। उनका सपना था कि गांवों को सरकार बनानी चाहिए, गांवों को सत्ता सौंपनी चाहिए। तो दोस्तों, अनुच्छेद 40 में पंचायत की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में राज्य बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी जैसी स्थिति में लोक सहायता देने का कार्य करेगा। काम पाने, शिक्षा पाने जैसी दशाओं में लोगों की मदद करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 42 इस बात का उल्लेख करता है कि क्या काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराई जाएगी। काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इसका दोस्तों बहुत व्यापक अर्थ है। न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं, दो टर्म्स यहाँ आ रहे हैं। मतलब जो वर्किंग प्लेस है वो ऐसा होना चाहिए कि मानव के साथ न्याय कर सके और उचित दशा उपलब्ध करा सके। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हो और वहाँ पर कोई महिला हो और वो गर्भवती हो, तो उसको अगर 7वीं मंजिल पे ईंट लेकर जाना है या निर्माण सामग्री लेकर जाना है तो उसके साथ न्याय संगत नहीं होगा। तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे या ऐसी जगह पे कार दिया जा सकता है जिससे उसके शारीरिक हानि न हो। तो दोस्तों, इस तरह से इसी अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए राज्य सरकारों ने, संघ सरकार ने प्रसूति अवकाश और प्रसूति सहायता का कानून बनाया है जिससे महिलाओं की जिंदगी आसान हो सके। दोस्तों, अनुच्छेद 43 इस बात का उल्लेख करता है कि कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग में राज्य सहायता करेगा। जो कर्मकार हैं उनको निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग में ऐसी दशाएं उपलब्ध कराएगा जिससे इनका जीवन बहुत आसान हो सके, बहुत सहज सरल तरीके से चल सके। तो दोस्तों, कई बार सवाल पूछा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी कानून मनरेगा संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो दोस्तों, वह कोई और नहीं, अनुच्छेद 43 ही है जिससे प्रेरित होकर मनरेगा जैसा कार्यक्रम भारत सरकार चला रही है और गांवों में व्यापक स्तर पर रोजगार और निर्माण के कार्य संचालित कर रही है। दोस्तों, अनुच्छेद 44 एक ऐसा अनुच्छेद है जो समान सिविल संहिता स्थापित करने का प्रयास करता है। यह ऐसा अनुच्छेद भी है जिसे भारत में पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता है। केवल गोवा ऐसा राज्य है जहां पे समान सिविल संहिता लागू किया है। तो दोस्तों, 44 को याद करने का बहुत आसान तरीका है। आप देख रहे हैं अनुच्छेद 44 4 दोनों अंक समान हैं और यहाँ भी समान लिखा है। जहाँ दोनों अंक समान हैं वहाँ समान सिविल संहिता की बात होती है। तो इस तरह से आर्टिकल 44 अगर आप जीवन में कभी भूल जाइए
तो ये आप अंक देखिएगा ध्यान से, आपको तुरंत पकड़ में सवाल आ जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 45 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से छोटे आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के प्रबंध का प्रयास राज्य करेगा। 6 वर्ष से छोटे आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। इसके पहले अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था, जिसे हटा के अनुच्छेद 21A में कर दिया गया है और वह अब फंडामेंटल राइट बन चुका है। दोस्तों अनुच्छेद 46 में SC ST जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक हित, सामाजिक न्याय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत यह भी कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं वो निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाएंगी, अनुसूचित जातियों जनजातियों को फार्म में के शुल्क में छूट देगी। इस तरह से कार्य गरीब वर्ग के लिए राज्य सरकारें करती हैं। दोस्तों अनुच्छेद 46 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विचार मिलता है, कई बार पूछा भी गया है। अनुच्छेद 47 में दोस्तों लोक स्वास्थ्य, मद्य निषेध, पोषाहार और जैसे कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। 47 में कहा गया है कि लोगों का स्वास्थ्य उत्तम बनाने के लिए सरकार प्रयास करे और मद्य निषेध, नशीले पेय पदार्थ, नशीले खाद्य पदार्थ को प्रतिबंधित करे। दोस्तों इसमें शराबबंदी जैसे कार्यक्रम को अपनाने की अपेक्षा की गई है, जिसे बिहार सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से लागू किया है। तो 47 में जहां शराबबंदी और मद्य निषेध का उपबंध किया गया है, वहीं 48 में दोस्तों कृषि, पशुपालन और वैज्ञानिक तरीके से कृषि का विकास के कार्यक्रम अपनाने की बात कही गई है। दोस्तों अनुच्छेद 47 और 48 को याद करने का एक कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 47 को याद करने का तरीका हो सकता है, 47 में लिखा है शराबबंदी और 48 में लिखा है दुधारू पशुओं जैसे गाय की रक्षा करना। तो 47 को शराबबंदी और 48 में गाय का दूध पीकर गो रक्षा करना। इस तरीके से हम लोग 47 और 48 को बहुत रोचक ढंग से याद कर सकते हैं। 47 में शराबबंदी और 48 में गाय का दूध पीकर गाय की रक्षा करना, गो रक्षा करना या पशुपालन करना, कृषि करना। तो इस तरह से दोस्तों 47 और 48 का हम लोग अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों 48A बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों 48A के माध्यम से राज्य सरकार का दायित्व होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, पर्यावरण का संरक्षण करे 48A में। और नागरिकों का दायित्व होगा, यह 51A में कहा गया है मूल कर्तव्य में। तो दोस्तों 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। और 49 में दोस्तों अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक और महत्वपूर्ण स्थानों के संरक्षण की बात की गई है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, कलात्मक महत्व के स्मारक, धरोहर की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा। जैसे ताजमहल की रक्षा करना, लाल किला की रक्षा करना, चार मीनार की रक्षा करना, उनका जीर्णोद्धार करना, संरक्षण करना अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य का उत्तरदायित्व होगा। दोस्तों अनुच्छेद 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि राज्य कार्यपालिका
और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण करेगा, विभाजन करेगा, जिससे एक बेहतर प्रशासन की स्थापना हो सके। इसको याद करने का एक ट्रिक हो सकता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण। दोस्तों पृथक्करण कब होता है? जब 50-50 होता है किसी चीज़ में। जब किसी वस्तु में 50-50 होता है तब वहाँ पृथक्करण होता है, 50% भी कहा जाता है जैसे। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य 50-50 किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है दोस्तों अनुच्छेद 51 उल्लेख करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में सहयोग करेगा। यह वही अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें विदेश नीति का प्रावधान किया गया है और पंडित नेहरू के आदर्श विचार अनुच्छेद 51 में मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये लेक्चर बहुत रोचक ढंग से जिसे हम लोगों ने पढ़ा, समझा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।